गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। आप सभी जानते हैं कि 3 जनवरी की रात को अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला पे हमला किया और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करके न्यूयॉर्क ले गए। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का कल यानी 4 तारीख को स्टेटमेंट जारी हुआ कि वे अमेरिकी संप्रभुता के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब देंगे और यह उनके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का हिस्सा है। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन के नाम का भी खुलासा किया, मिडनाइट हैमर। तो आज के लेक्चर का विषय यही है कि क्या है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इसे क्यों संचालित करना पड़ा और इस अमेरिकी नीति का वर्ल्ड लेवल पे क्या रिएक्शन दिखाया जा रहा है और इसका क्या ग्लोबल इंपैक्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट दिखाई देगा। और हम लेक्चर में आज के शामिल कर रहे हैं कि क्यों बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों में हस्तक्षेप करता रहता है। इस विषय पे आपके पास जो भी न्यूज है न्यूज चैनलों के माध्यम से, वे केवल एक सामान्यकृत कहानी है या सामान्य तथ्य हैं जो यूं कह सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट कॉजेस हैं, ना कि लॉन्ग टर्म कॉजेस। तो चलते हैं हम विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस कहानी की शुरुआत कब हो रही है, यानी कि तुरंत की घटना की शुरुआत का मूल कारण क्या है, आप बोर्ड पे देखते रहे। तो इसका सबसे पहला कारण है कि जुलाई 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला में हो रहे उस दौर के इलेक्शंस को अवैध घोषित किया अपने तरफ से। और उसका मानना था कि जो निकोलस मादुरो जीते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में 2024 में, उन्होंने फ्रॉडुलेंट किया है और अमेरिका इस सरकार को मान्यता नहीं देती है। बहुत बड़ी बात है कि क्या किसी देश की चुनी गई सरकार को अमेरिका अवैध घोषित कर सकता है। फिर उसके बाद अगली कड़ी दिखाई दे रही है फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, तो ट्रेंड दे अरेगुआ जो वेनेजुएला की कंपनी है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इससे मादुरो का संबंध था और ऐसा माना जा रहा है कि यह संगठन अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करता है। फिर क्या है, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई को प्रतिबंधित करने के लिए और वेनेजुएला को सबक सिखाने के लिए वह अपनी नौसेना तैनात करेगा कैरेबियन सी में। अगस्त 2025 कैरेबियन सी में उसने अपनी सेना की तैनाती कर दी, 9 सैनिकों की तैनाती कर दी। बस उसके बाद से ही यह रेकी जारी थी मादुरो की, यानी निकोलस मादुरो की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए था अमेरिका कि कब हमला करेगा। फिर फाइनली 3 तारीख आ ही गया, 3 जनवरी 2026 की, जब इसने हमला कर दिया। अब इस हमले का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है, इसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहला उसने कहा है कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ उसकी यह कार्रवाई है। क्या है नार्को टेररिज्म? उसने कहा है कि वेनेजुएला से ड्रग्स की सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती है और खासकर कोकीन ट्रैफिकिंग के पुराने मामले में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि निकोलस मादुरो पूर्व में अमेरिका के अनुसार क्या रहे हैं, ये ड्रग्स माफिया रहे हैं, कोकीन माफिया रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरा, उसने ड्रग्स वॉर के खिलाफ अपने कमिटमेंट को जाहिर किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और उसने कहा है कि अमेरिका में जिस प्रकार से नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है, बच्चों पे, उसके स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ रहा है, तो वे अपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के तहत इस कार्रवाई को किए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर किसी देश में कार्रवाई करता है उसका प्रेसिडेंट, तो उसे कांग्रेस से समर्थन लेना जरूरी है। लेकिन उसने कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया। कांग्रेस वहां की क्या है, ऐसे समझिए जैसे कि इंडिया की संसद नाउ। तो अब संसद के बीच में ये क्या जवाबदेही देंगे ऐसी स्थिति में? तो उन्होंने सीधा सीधा एक बहुत ही छोटा सा फंडा अपना दिया है कि यह कार्रवाई ड्रग्स इन्फोर्समेंट कंपनियों के द्वारा किया गया है और अमेरिका की मिलिट्री ने केवल उनको सहयोग किया है। और जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूटिव का मैटर था, इसलिए संसद से अवगत कराना तुरंत जरूरी नहीं था। यह तर्क देकर अपना बचाव कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा तीसरा जो बड़ा कारण है वह है कि निकोलस मादुरो से अमेरिका की दुश्मनी। क्यों ऐसा हो रहा है? और जब निकोलस मादुरो से अमेरिका की दुश्मनी है तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका तख्ता पलट चाह रहा था। तो बातें आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि निकोलस मादुरो चीन और रूस के करीब जा रहे थे। नाउ नेक्स्ट, लेकिन क्या यह सच्चाई है? रियलिटी की तरफ चलते हैं। रियलिटी इसका क्या है? तो जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है या जो रियल पर्सपेक्टिव है, उसका मूल कारण है ऑयल कंट्रोल मोटिव। जी हां, वेनेजुएला में तेल की बड़ी खदान है जिस पर मैं भी आगे चर्चा कर रहा हूं। उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अमेरिकी कंपनियां आतुर थी और कुछ दिन पहले अमेरिकी कंपनी सेरॉन के लाइसेंस को वेनेजुएला ने रद्द कर दिया था। जाहिर सी बात, अमेरिकी पूंजीपति अपने हितों के विरुद्ध जा करके किसी भी देश में सरवाइव अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रयास करते हैं अपनी सरकार के द्वारा। अगली चीज क्या है? ड्रग लिमिट डाउट। जो बताया जा रहा है कि अमेरिका ने कार्रवाई किस लिए किया है, क्योंकि ड्रग्स माफियाओं पे कार्रवाई करना चाहता है, जबकि रियलिटी ये है
कि अमेरिका में जो भी ड्रग सप्लाई होता है उसका 90% कोलंबिया से होता है, ना कि वेनेजुएला से। तो निश्चित तौर पे अमेरिका का यह तर्क कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए वह ऐसा किया है, यह पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अगली स्थिति देखें तो मूल कारण दूसरा क्या था कि अपोजिशन का सपोर्ट था। जाहिर सी बात है, किसी भी देश में घुस करके किसी के राष्ट्रपति को अगर उठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पे जयचंद तो मौजूद होंगे ही मौजूद होंगे। तो वहां के जयचंद और विपक्षी पार्टियों ने अमेरिका को आमंत्रित किया था। मूल उद्देश्य ऑयल कंपनियों पे कंट्रोल स्थापित करना अमेरिका का, जिस पे हाल के वर्षों में रूस और चीन का प्रभाव बढ़ रहा था। तो यह है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, या फिर यूं कहा जाए रियल पर्सपेक्टिव, रियल तुरंत कि जो फ्लैश पॉइंट है कि क्यों अमेरिका ने हमला किया। लेकिन इस छोटी सी घटना से आप ओवरऑल कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। इसका मूल कारण क्या है कि अमेरिका हमेशा से ही लैटिन अमेरिकी देशों में इंटरफेयर करता रहा है, और खासकर वेनेजुएला में भी। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेस को कि क्यों बार बार अमेरिका वेनेजुएला को प्रताड़ित कर रहा है, क्यों बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों में इंटरफेयर करता है। तो सबसे पहले हम वेनेजुएला पर चलते हैं। तो अगर हम बात करें वेनेजुएला में इंटरफेरेंस की, तो 1999 के बाद से ही अमेरिका वेनेजुएला को लेकर के नाराज चल रहा था। इसका मूल कारण है कि 1999 में ह्यूगो चावेस जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तो वे सोशलिस्ट नीतियों को फॉलो किए, यानी कि देश के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि यह पॉलिसीज 1970s के दिखे से चल रही थी, लेकिन ये घोर सोशलिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है, इनकी दोस्ती बढ़ी रूस से, इनकी दोस्ती बढ़ी चीन से, इनकी दोस्ती बढ़ी ईरान से। क्या है सोशलिज्म? शॉर्ट वे में कहा जाए तो सोशलिज्म है कि देश के जितने भी संसाधन है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, और सरकार उन संसाधनों का ऑप्टिमम एलोकेशन, उपयुक्ततम आवंटन सभी लोगों के बीच करेगी, जिससे कि कोई बहुत अरबपति ना होने पाए और कोई भुखमरी का शिकार ना हो। वहीं अमेरिका कैपिटलिज्म पे भरोसा करता है, ब्रिटेन कैपिटलिज्म पे भरोसा करता है, और एशिया और अफ्रीका के कैपिटलिस्टों को अपना पिट्ठू बनाए रखता है। आप तो जानते ही होंगे कि अडानी और अंबानी की नागरिकता इंग्लैंड की है। यही एंग्लो अमेरिकन पॉलिसी है कि एशिया और अफ्रीका के संसाधनों को एशिया और अफ्रीका के लोगों से छीनो और यूज करो, और इसमें कैपिटलिज्म और रिलीजन बड़ी भूमिका निभाता है, नेशनलिज्म बड़ी भूमिका निभाता है। इस पर मैंने थ्योरीज में, पॉलिटिकल थ्योरीज में या डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आइडियोलॉजी पढ़ा रहा था तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। तो फिलहाल तो जो ह्यूगो चावेज एरा है उसी दौरान यह दुश्मनी चालू हुई। ध्यान रखेंगे, ह्यूगो चावेज 2013 तक राष्ट्रपति रहे, और 2013 में जब उनकी मौत हो जाती है तो निकोलस मादुरो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका ने इनकी जीत को फ्रॉडुलेंट करार दिया, और उसके बाद से ही निकोलस मादुरो सरकार की लेजिटिमेसी बार बार खतरे में रही है, खास करके अमेरिका के समक्ष। तो ये तो हो गया कारण लॉन्ग टर्म 99 से ही कि क्यों, क्योंकि इसकी दोस्ती रूस और ईरान की तरफ बढ़ने लगी और ये सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा। अब लैटिन अमेरिका में क्यों हस्तक्षेप बार बार करता है, तो इसके इतिहास में जब चलते हैं तो दिखाई देता है अमेरिका की एक पॉलिसी जिसको कि मोनरो डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। क्या है मोनरो डॉक्ट्राइन? 1823 में अमेरिका, आप सभी जानते हैं कि 1776 यानी 1776 में यूएस आजाद हुआ। उसके बाद से आगे चल के 1823 में वहां के एक राष्ट्रपति थे मुनरो। मुनरो ने यह कहा कि एशिया, अफ्रीका या यूरोप का कोई भी देश वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इसके लिए अमेरिका भरसक प्रयास करेगा। और यह हमला अगर कोई देश करता है यूरोप का, तो अमेरिका की संप्रभुता पे हमला माना जाएगा और अमेरिका उससे निपटने का प्रयास करेगा ना। वही मुनरो डॉक्ट्राइन मूल कारण है जो बार बार लैटिन अमेरिका में इंटरफेयर करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र कारण नहीं है, और भी कारण है, आगे हम चल रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। तो इसके तहत अमेरिका ने क्या क्या कार्रवाई की है, तो सबसे पहली चीज अगर देखा जाए तो पहला अटैक 1898 पर हो रहा है मुनरो डॉक्ट्राइन के तहत। इसके तहत अमेरिका ने किया क्या, अगर देखा जाए तो स्पेन अमेरिका वॉर हुआ। इस वॉर में स्पेन की हार हुई, एकमात्र यूरोपियन देश जो अमेरिका में अपना प्रभाव उस दौर में सबसे ज्यादा बनाए हुए था, उसकी हार होती है। अमेरिका का क्यूबा पे कब्जा होता है और प्यूर्टो रिको का अमेरिका अधिग्रहण करता है। फिर अगले स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है, अमेरिका का अगला इंटरफेरेंस कब दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है 1903 से लेकर के 1934 के बीच में। जी हां, इस दौरान अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों के साथ बनाना वॉर में उलझ गया, और यह बनाना वॉर अमेरिका के किसके लिए, अमेरिका के हितों, अनाज के हितों की रक्षा के लिए था, ऐसा अमेरिका का दावा है। इसमें इसने 3 देशों को प्रताड़ित किया। सबसे पहला किया निकारागुआ को, दूसरा प्रताड़ित किया हैती को, और तीसरा प्रताड़ित किया डोमिनियन रिपब्लिक को। तो बनाना वॉर करीब करीब 20-30 साल चला था। अब देखें इसके बाद क्या आ रहा है, अमेरिका का अगला निशाना कौन बना, 1914। इसी दौरान 1914 में उसने मैक्सिको पे हमला कर दिया और वर्कर्स बंदरगाह को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर अमेरिका का अगला निशाना कब बन रहा है, 1954 अमेरिका की अगले नियंत्रण में आ रहा है ग्वाटेमाला।
जी हां, अमेरिका के सीआईए ने तख्ता पलट कर दिया, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति एयरबेस को हटा दिया। फिर 1961 में अगला हमला कर रहा है, पिक्स की खाड़ी क्यूबा पर अटैक किया अमेरिका ने, लेकिन यह हमला सफल नहीं हुआ। याद करिएगा, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते वक्त इंडो रसिया रिलेशन में बताया था कि बांग्लादेश की बंटवारा क्यों हुआ। इसके पीछे मूल कारण था कि वहां सोवियत की बदनामी हुई थी क्यूबा घेराव के दौरान। खैर, फिलहाल आगे हम चलते हैं। अगला अटैक दिखाई दिया 1964 में, उसने ब्राजील पे अटैक कर दिया। जी हां, मिलिट्री कुप किया और वहां के प्रेसिडेंट गिलबर्ट को सत्ता से हटा दिया। अब ध्यान रखेंगे, फिर अगला अटैक अमेरिका कर रहा है 1973 पे चिली में। चिली में वहां के राष्ट्रपति ओलांदे के खिलाफ मिलिट्री कुप करवाने में अमेरिका का बड़ा हाथ था। फिर अगला 1980s के डिकेड में देख सकते हैं, 1980 में निकारागुआ में उसने कार्रवाई की। और ध्यान रखेंगे, और उन्होंने कोंटा विद्रोहियों को सपोर्ट किया। हालांकि बहुत बड़ी सफलता इसमें नहीं मिली, लेकिन हस्तक्षेप उसने जारी रखा 1980 के दशक में। फिर 1989 में उसने पनामा पे नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया, और 1989 के बाद से उसकी निगाहें वेनेजुएला पर भिड़ गई थी। और वर्तमान 2002 से 2025 के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर वह वेनेजुएला पर बनाए रखने में सक्षम रहा है। अब मुद्दा वहीं आता है कि अमेरिका का मोटिव क्या है, व्हाट इज द यूएस मोटिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शंस। तो जो पहला मोटिव है, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों के पास जनसंख्या कम है, संसाधन खाने के लिए ज्यादा है, उपजाऊ जमीन है, तो फल, तेल और खनिज की लड़ाई है। यह पहली लड़ाई कि अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिकी देशों के संसाधन उसके पास आए। लेकिन हाल के वर्षों में चीन, रूस और भारत की जब दोस्ती बढ़ने लगी थी, तो जाहिर सी बात है वह इन देशों को अपना सप्लाई कर रहा था, तो इस पे अमेरिका में जाहिर सी बात है कीमतों पे असर दिखाई देगा। दूसरी चीज क्या है, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म पॉलिसी। अमेरिका यह दूसरा दावा करता है। यह क्या है, जैसा कि मैंने अभी सोशलिज्म की डेफिनेशन दी, और वास्तव में सोशलिज्म इसी कम्युनिज्म का एक पाथ है, जिसके तहत रूस, चीन आदि देश पूरे विश्व में समानता लाना चाहते हैं। वहीं अमेरिका एशिया और अफ्रीका के देशों को लूटना चाहता है, संसाधनों को कब्जा लाना चाहता है अपने फादर ब्रिटेन के माध्यम से। नाउ इस चीज के विरुद्ध अमेरिकी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई अमेरिका की 50 से लेकर 91 तक फॉर्मली रही है। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म पॉलिसी, तो ये चीजें समझ गए होंगे। तीसरा क्या है, इन्फोर्स मुनरो डॉक्ट्राइन, यानी जो मैंने अभी पहले बताया कि मुनरो नीति को लागू करवाना। ये फॉर्मल है, पॉइंट्स चारों आपको याद होने चाहिए। क्या क्या किन कारणों से अमेरिका क्या अमेरिका का मोटिव होता है इस हमले के पीछे, इन हमलों के पीछे। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये क्या है, अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिकी देश में जो भी सरकारें बने वे राजनीतिक रूप से अमेरिका के पक्ष में स्थिर हो, ना कि किसी और देश के पक्ष में उनकी स्थिरता बनी रहे। तो दीज आर द 4 मोटिव्स बिहाइंड सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन लैटिन अमेरिका। अब देखें, अब इन हमलों का परिणाम क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसके 2 टाइप के परिणाम देखे जाएंगे। एक हो जाएगा इमीडिएट आउटकम्स, और एक दिखाई देगा लॉन्ग टर्म आउटकम्स। तो सबसे पहले हम इमीडिएट आउटकम्स पे चर्चा करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म आउटकम्स पे चर्चा करते हैं। इमीडिएट आउटकम्स अगर देखें तो क्या दिखाई दिया है, तो सबसे पहला इस पे ग्लोबल कंडेमिनेशन दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पे इसकी आलोचना हो रही है। कहां कहां, जो एंटी ब्रिटिश अमेरिकी लॉबी है, जैसे रूस ने इसकी आलोचना किया, चाइना ने इसकी आलोचना किया, ईरान, नॉर्थ कोरिया आदि ने इसकी आलोचना किया, कोलंबिया भी आलोचना किया है। फिर उसके बाद अगली चीज क्या दिखाई दे रही है, डेल्सी रोड्रिग्स की संभावना है कि अब वे वेनेजुएला की राष्ट्रपति बने, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति है और संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर कोई संकट आता है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का चार्ज संभालना पड़ता है। तीसरी चीज कि इस क्या अमेरिका की कार्रवाई को समर्थन भी मिला है। जी हां, जो उसकी पेरेंटिंग कम्युनिटी है, जिसे कि हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उसका फादर ब्रिटेन, उसका चाचा फ्रांस, इन देशों ने अमेरिका का लगभग या तो समर्थन किया है या मौन स्वीकृति दी ही है, खुल करके विरोध किसी ने नहीं किया कैपिटलिस्ट लॉबी से, जो कि एशिया और अफ्रीका के संसाधनों को अपने बाप की बकौती समझते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये चीजें इसमें देखने को मिली हैं। अब अगली कड़ी देखें कि जिस कारण से यह लड़ाई हो रहा है, यानी कि ऑयल फील्ड वेनेजुएला के, उसकी क्या स्थिति है, तब हम बातों को और समझें, क्योंकि मूल कारण तो यही है। इसी ऑयल के कारण अमेरिका ने इराक पे हमला किया, इसी ऑयल के कारण अमेरिका ने लीबिया पे हमला किया, इसी ऑयल के कारण ईरान पे हमला कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के जो लोग हैं, जो यूरोपियन लॉबी है अमेरिका की, बहुत सशक्त है। तो क्या है ऑयल स्थिति वहां की, क्रूड ऑयल। अगर हम देखें तो वेनेजुएला इस वक्त दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का दुनिया में उत्पादन करता है। इसका करीब करीब 303 बिलियन बैरल का भंडार है। यानी देखा जाए तो ग्लोबल जो स्थिति है उसमें यह नंबर 1 पे है, और करीब करीब 20% ऑफ द क्रूड ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में मौजूद है। मैप पे देखते रहें, और जहां पे इसका ऑयल रिफाइनरीज हैं उसे ऑर्निको ऑयल बेल्ट कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें,
पीसीएस एग्जाम्स में या लोअर एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ऑर्निको ऑयल बेल्ट कहां पे स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो वेनेजुएला सबसे ऊपर है तेल उत्पादन में, सऊदीया इससे नीचे है, कनाडा उससे भी नीचे है और ईरान उससे भी नीचे है। इन 4 बड़े ऑयल रिजर्व्स एरियास में वेनेजुएला नंबर 1 पे है और ठीक अमेरिका के नाक के नीचे है। ऐसे में अमेरिका क्यों चाहेगा कि वेनेजुएला उसके हाथ से निकले। अब इस ऑर्निको बेल्ट पे कब्जा किसका है, किस तरीके से शासन किया जाता है, इस पे चलते हैं। तो पेट्रोलियस डी वेनेजुएला यानी कि पीडीवीएसए जो कि सरकारी कंपनी है, वह यहां से तेल निकालने का काम करती है। सोशलिस्ट देशों में तो जाहिर सी बात है, भारत में आप देखते ही ओएनजीसी वगैरह ऐसे कार्यों में लगी हुई है। हर देश जो भी सोशलिस्ट देश है उसकी सरकारी कंपनी होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ की पीडीवीएसए सरकारी कंपनी है जो यहां से तेल निकालने का काम करती है। इसके पास ही इसके भंडारण का, उत्पादन का, रिफाइनरिंग का और निर्यात का पूरा नियंत्रण है। लेकिन क्या यह कंपनी अकेले करती है? क्योंकि वेनेजुएला एक छोटा सा देश है, वह अपने बलबूते पर यह सारा कार्य नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में बाहरी कंपनियां भी वहां पे अपना जमावड़ा की हुई हैं जो कि पीडीवीएसए के साथ पार्टनरशिप में है। तो इसमें से सबसे जो पहली कंपनी है वह सेवरॉन कंपनी यूएसए की है। जी हां, ये वही सेवरॉन कंपनी है जिसके कहने पे अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। ये मेरा व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि सेवरॉन कंपनी के लाइसेंस को रद्द किए जाने की कोशिश कर रहे थे कौन? मादुरो सरकार। तो इससे नाराजगी थी अमेरिका को। अब देखिए दूसरी जो पॉपुलर कंपनी है दैट इज टोटल एनर्जीज, यानी फ्रांसीसी कंपनी है, इसकी पार्टनरशिप है। तीसरी अगर देखा जाए तो स्पेनिश कंपनी का वहां पे पार्टनरशिप है। चौथी में एनी इटली का वहां पे पार्टनरशिप है या पहुंच है। और फिर हाल के वर्षों में 1999 के बाद से जब सोशलिज्म की पॉलिसीज आई तो उसके बाद से चीन और रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। तो सीएनपीसी चीन की कंपनी, फिर उसके बाद सिनोपेक चीन की कंपनी और उसके बाद रोसनेस्ट अमेरिका की रूस की कंपनियां भी वहां पे हावी हुई। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के तेल भंडारों पर एशियाई देशों का भी, यानी भारत के पड़ोसी देशों का भी प्रभाव बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके पड़ोसी देश के सामान एशिया और अफ्रीका जाए, अमेरिका ना आए। खलनाऊ अगर इस कंपनी की बात करें जो कि वेनेजुएला में तेल का उत्पादन करती है सरकारी, यह कंपनी 1976 में उभर करके सामने आई थी और उस दौरान कई विदेशी कंपनियों को बाहर का इसने रास्ता दिखाया था। 1976 के पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनियां ही यहां पर खनन का कार्य किया करती थी। अब हम जरा सा इस कंपनी के प्रोडक्शन पैराडॉक्स को भी समझ लें। जब हम इस कंपनी के प्रोडक्शन पैराडॉक्स को देखते हैं तो वर्तमान समय में करीब 0.7 से लेकर के 1 मिलियन बैरल पर डे का यह एक्सट्रैक्शन करती है ऑयल का, जो कि वर्ल्ड में जितना भी तेल निकाला जाता है उसका करीब 1% है। वहीं जब हम 2000 के दशक के पहले जाते हैं या 2000 के दशक के आसपास जाते हैं तो 30 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से यहां से तेल निकाला जाता था। यानी कि पिछले करीब 25 वर्षों में तेल निकालने के मामले में भारी गिरावट देखी गई है। ऐसा क्यों है? तो जो यूएस सपोर्टर कंट्रीज हैं वो जो लॉजिक देते हैं वही आपको एग्जाम में लिखना है। उसका मानना क्या है उस लॉजिक का कि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वेनेजुएला खनन नहीं कर पा रहा है। दूसरा चीज क्या है? पुअर मैनेजमेंट है उसकी सरकारी कंपनी में। और तीसरा, श्रमिकों का पलायन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है मादुरो सरकार को हटा करके जब एंटी मादुरो गवर्नमेंट आएगी जो कि प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करेगी तो अमेरिकी तेल कंपनियां यहां पर अटैक करेंगी। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब इसका हालिया घटना प्रभाव और क्या दिखाई दे रहा है? इमीडिएट कुछ चीजें खास करके इसी के प्रोडक्शन पैराडॉक्स से ही रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें कुछ प्रभावित हो सकती हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें मध्य अवधि की अनिश्चितता दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि अपनी प्रायोजित सरकार को बैठाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के पास जो ऑयल रिफाइनरीज की टेक्नोलॉजी है वह वेल डिजाइंड है और इसके पास जो क्रूड ऑयल है वेनेजुएला के पास, यह दुनिया में पाए जाने वाले सभी क्रूड ऑयल की तुलना में सबसे ज्यादा शुद्ध, सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का है। सऊदीया में भी इस तरीके का तेल नहीं पाया जाता और यह अमेरिका की फाइटर प्लेन्स के लिए जरूरी है, यह अमेरिका की मिसाइल्स की नीड है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका चाहेगा कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खनन करे और अमेरिका के हितों की पूर्ति करे। जैसा कि दावा है कि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर मैनेजमेंट के कारण वेनेजुएला नहीं कर पा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट दिखाई देगा। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वर्तमान इस कार्रवाई का इंडिया पे कोई सीधा इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि पहले भारत वेनेजुएला से 300 से 400 हजार बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल मंगाया करता था जब इंडिया में सोशलिस्ट सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस आदि की, जो कि देश की जनता के लिए सरकारी संस्थाओं का निर्माण कर रही थी।
लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के आने के बाद से हमारे शुरुआती झुकाव आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ लगा, लोगों की नौकरियां छीनी, सरकारी संस्थाएं कमजोर पड़ी और निजीकरण की तरफ बढ़े। तो ऐसी परिस्थिति में वेनेजुएला से हमने दूरी बढ़ा लिया। और ध्यान रखेंगे, इराक और सऊदीया पर अपनी निर्भरता बढ़ा ली, जो कि अमेरिका के एजेंट गवर्नमेंट जहां पे थी। साथ ही साथ हमारा पुराना मित्र रूस रहा है, तो उससे हम दुश्मनी तो मोल ज्यादा सकते नहीं है, तो रूस के साथ भी हमने तेल मंगाने का प्रयास किया है और अच्छी खासी मात्रा में आ रहा था, जिसके कारण से डिपेंडेंसी वेनेजुएला से घट गई है। नाउ लास्ट, अब हम पहुंचते हैं कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या दिखाई देगा। तो जब हम इसके ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला दिखाई देगा रसिया की लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी यूक्रेन युद्ध में। जी हां, क्योंकि रसिया पहले से ही 2 साल पहले से ही यूक्रेन में उलझा हुआ है। क्यों उलझा है? क्योंकि उसी का मानना था रसिया का कि जब मुनरो डॉक्ट्राइन यह कह रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप में किसी एशियन और अफ्रीकन देश को स्वीकार नहीं किया जाएगा या बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में अमेरिका क्यों रूस की अपने ही बेटे, अपने ही संतान यूक्रेन, जो कि रूस का ही टुकड़ा रहा है, उसको क्यों नाटो में शामिल कर रहा है? इसके लिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। वर्तमान उस जाहिर सी बात है कि अब वह यूक्रेन को पूरी तरीके से मिटा देगा अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद से, अगर देखा जाए। और अमेरिका और रूस के बीच में हो सकता है समझौता भी हो कि वेनेजुएला में तुम नहीं बोलोगे और यूक्रेन के मामले में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूक्रेन में भी कोयले के अच्छे खासे और नेचुरल गैस के भंडार हैं, जिसके कारण रूस कार्रवाई कर रहा था। फिर अगली चीज, चीन की वैधता बढ़ जाएगी। जी हां, ताइवान पे, और चीन ताइवान को और विवश कर देगा अपनी लावी में आने के लिए, और अमेरिका इसमें कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वियतनाम जैसे छोटे देशों में भी चीन अपना प्रभाव जमाएगा, क्योंकि जब रूस और चीन अमेरिका और लैटिन अमेरिका में नहीं जा सकते हैं, तो अमेरिका किस हैसियत से एशिया में अपना प्रभाव जमाने का शुरू से प्रयास करता रहा है। और अगला तीसरा इंपैक्ट दिखाई देगा कि इजराइल ईरान पे कार्रवाई करेगा। जी हां, ऐसा होगा क्यों? इसके पीछे कारण है कि दोनों ही देश अब फिर से देखा जाए तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की 1991 की पहले वाली कोल्ड वॉर फेज की लड़ाई पहुंच चुकी है। तो दोनों ही अमेरिका और रूस चाहते हैं कि अपने पुराने क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में बनाए रखें, कंट्रोल में बनाए रखें। और 1960s के डिकेड में अगर देखा जाए तो ईरान अमेरिकी कंट्रोल में हुआ करता था। शाहराजा पल्लवी के समय, मैंने 4 साल पहले इसका लेक्चर लिया था। तो अमेरिका उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, वेनेजुएला पे अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेगा, और उसके बदले में जो अमेरिका को कीमत चुकानी होगी उसे एशिया से बाहर होने के लिए रूस और चीन विवश करेंगे। जाहिर सी बात है, फिर से भारत को सोशलिज्म की तरफ आना पड़ेगा, और जहां तक संभावना है कि 29 मोदी सरकार किसी तरह ही निकाल पाए, क्योंकि यह एंग्लो अमेरिकी एजेंट सरकार रही है। तो इस स्थिति को अगर देखा जाए तो ये इंपैक्ट दिखाई देगा। फिर से हम कोल्ड वॉर फेज 1960s के डिकेड में पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे उन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई होगी, एमए वालों को, या फिर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है। बहुत शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिया ताकि आम आदमी को भी समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।